जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करी आगे तशरीफ ले आए। अब शेयर जो है वो टॉपिक जो है दो करने वो स्टार्ट है। एक टैक्स पेयर प्रोफाइल है और दूसरा सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, उसके बारे में शेयरिंग बात करें। ये एजेंडा जी पहला टैक्स पेयर प्रोफाइल का 114 ये सेक्शन है टैक्स पेयर प्रोफाइल से रिलेटेड। फिर 182 सेक्शन है offenses and penalties related to updated या प्रोफाइल जो अपलोड करना। तीसरे नंबर पे 182A है, अगर आप प्रोफाइल विद इन ड्यू डेट को फाइल करेंगे तो क्या होगा। और लास्ट में एक्सटेंशन है उसकी। ये 4 पॉइंट्स हैं फिलहाल जो प्रोफाइल से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वो सेकंड अमेंडमेंट है ऑर्डिनेंस 2021, जिसमें मेनली इनकम टैक्स है, उसकी 20+20 अमेंडमेंट्स वो है और एक सेल टैक्स की है। तो ये दो पूरे करके तो फिर आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन हम ओपन कर देंगे। आपने वो क्वेश्चन करना होगा तो आप रेज कर लीजिए। ये प्रोफाइल की, इससे पहले कि मैं दूसरी डिस्कशन में जाऊं, जो लॉ ने कहा है हम पहले वो बात कर लेते हैं, बाकी चीजें फिर बाद में शेयर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हु विल फर्निश प्रोफाइल। प्रोफाइल कौन बंदा प्रोवाइड करेगा ई पोर्टल पे एफबीआई। आपके सामने सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस है। अक्सर वो शुरू करते हैं सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन। पहला ही मैंने दो को रेड किया हुआ है, अगर आप देखें ए और एफ को। उसके बाद पहला जो है वो अप्लाई करेगा जो 181 फॉर्म रजिस्ट्रेशन के। दूसरा, अगर आपकी बिजनेस इनकम है जो चार्जेबल टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स जी। तीसरा, अगर आपकी इनकम एफटीआर में कवर्ड है। चौथा, एनपीओ। पांचवा, ट्रस्ट और वेलफेयर इंस्टीट्यूट। और एंड पे एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। तो अगर आप देखें कि 6 कैटेगरी है, 5 है, छठा तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे कब है। तो 5 कैटेगरीज हैं जिन लोगों को प्रोफाइल अपडेट करना लाजमी है। अब यहां पे जो मेन क्वेश्चन है, लोगों ने जो रेज किया, 5-6 बंदों ने पूछा कि सैलरीड पर्सन को प्रोफाइल अपडेट करना है कि नहीं करना। ये सबसे मेन क्वेश्चन रहा है। देखिए, बात यह है कि सैलरीड पर्सन का अगर तो वो पुराना है, पहले से आ रहा है, लेकिन उसको इस 5 में से एक्सक्लूजन मिलनी चाहिए। अगर आपका डिविडेंड इनकम आ गया जो एफटीआर में कवर्ड है, तो फिर आपको अपडेट प्रोफाइल करना लाजमी हो जाएगा। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और बिजनेस इनकम भी नहीं है और आप एफटीआर में भी फॉल नहीं करते, तो फिर आपको प्रोफाइल अपडेट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल 114A सेक्शन के मुताबिक। लेकिन जब आप सारा स्टडी कर लेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि इसकी इम्प्लीकेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि तमाम लोगों को ही इसमें प्रोफाइल को अपडेट कर लेना चाहिए। वो मैं बाद में बताता हूं क्या है। अभी फिलहाल उन्होंने ये 5 लोग आपको बताए, और इसके अलावा अगर बाद में कोई बोर्ड और कोई पर्सन या कैटेगरी प्रिस्क्राइब कर दे तो वो बाद में वो भी इसके अंदर चला जाएगा। नंबर 1, इसकी प्री कंडीशंस क्या है फॉर फाइलिंग।
वो आपको पता है, वो फॉर्म जब आप देखेंगे तो फीड होता है सिस्टम में, साइन करके, स्टैंप करके, सिग्नेचर करके, जो भी करके आपने डालना है। मैनुअल नहीं है भाई, ये ऑनलाइन आपको फाइल करना है। एनेक्सर और स्टेटमेंट जो वो रिक्वायर करेगा आप लगाएंगे पहले। बाकी बैंक अकाउंट्स है, यूटिलिटी बिल्स है, बिजनेस के प्रेमिसेस है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ऑपरेटिव, लीज और एनी अदर इंफॉर्मेशन, और जिसको कि इंडिविजुअल या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो साइन करेगा। और ये एंड पे लिखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको फाइल करें। तो मैनुअल वाला चक्कर इसके अंदर नहीं अवेलेबल। ये यूटिलिटी बिल्स कौन से हैं, घर वाले या दफ्तर वाले कि दोनों, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप घर में ही दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं तो वही वाला कनेक्शन आपको यहाँ देना है। अगर आपके बिजनेस प्रेमिसेस अलग है तो ऑब्वियसली ये बिजनेस की बात हो रही है, घर की बात नहीं हो रही। अच्छा, बैंक अकाउंट कौन से, पर्सनल के बिजनेस के, कि सारे? तो हम ये लोगों को कह रहे हैं आप कोशिश करें सारे डाल दें इसके, इस चीज से बाहर निकल जाए कि नहीं ये देना है और वो नहीं देना। ड्यू डेट आपको पता है, उस पर आप इसी तक बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट आपको पता 30 जून तक वैसे एक्सटेंड हो गई है। ठीक, वैसे उन्होंने जो डेट दी थी वो अंदर थी, 2 कैटेगरी बनाई थी। वो लोग अगर 30 सितंबर 2020 से पहले जो आया और जो 30 सितंबर 2020 के बाद आया, तो अब चूंकि वो डेट इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, तो अभी इस वक्त रेलिवेंट है 30 जून 2021। अगर आप फाइल करने के बाद उसको अपडेट करना चाहते हैं, मजीद आपको याद आ गया वो बैंक अकाउंट मेरा स्किप हो गया, तो मेरा यूटिलिटी बिल ही पूरा, मैंने कनेक्शन ही कुछ और ले लिया। अब आप उसको प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, एक बार ओरिजिनल फॉर्म आपने डालना है, उसके अंदर अगर अपडेशन करनी है तो वो 90 दिन का टाइम आपको मिलेगा, स्पेसिफाइड उसमें दिया हुआ है आपके सामने। 114(a) का सबसेक्शन 4 है। सर ये फाइलिंग के बाद जब आप फाइल कर देते हैं उसके बाद वो अपडेशन है तो मुझे 90 डेज जी ऐसे ही, ऐसे आप ऐसे अभी कर लीजिएगा, पूरा मौका आपको दिया। अब मैं कहता हूं नहीं भाई मैं नहीं बात मानता, मैं नहीं कर सकता, भूल गया मैं एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली, तो क्या आप मुझे कुछ सलाह देंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही। 2500 रुपये ईच डे डिफॉल्ट है, सब्जेक्ट टू मिनिमम है 10,000 रुपीज। क्योंकि अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, खुला खाता छोड़ देंगे, तो फिर आपको पता लोग अपनी मर्जियां डालना शुरू, अच्छा दिल दिया कर देंगे, दिल की दिल नहीं है भाई, लॉ है इसको आपने कंप्लायंस करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर एक बंदा रिटर्न आपको पता नहीं फाइल करता, हेडिंग का नाम है रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, लेकिन इसके अंदर प्रोफाइल के बारे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोफाइल के लिए वही सरचार्ज है जो रिटर्न नॉन या लेट फाइलिंग करने की सजा है, सरचार्ज। यानी इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपया, एओपी के लिए 10,000 और कंपनी के लिए 20,000। वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, वो लिखा ये रिटर्न का सरचार्ज है लेट फाइल करने का। ये पड़ा हुआ है आपका, अगर आप प्रोफाइल वक्त पे फाइल नहीं करते तो क्या होगा? पेनल्टी अपनी जगह पे है, सरचार्ज अपनी जगह पे है, डबल टैक्स अपनी जगह पे है, प्रोविजनल असेसमेंट अपनी जगह पे है। तो इसको जरा देख ले कि किस इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो इतनी ज्यादा है। हमने क्या किया मैं वो भी बताता हूं। और ये आखिरी पॉइंट था कि जो सर्कुलर 14 था, जिसमें आपको पता है 31 मार्च से डेट बढ़ा के तो 30 जून इस वक्त कर दी है। अच्छा, मुझे करना क्या है? क्या मैं उन कैटेगरीज का वापस आता हूं, क्या मैं सिर्फ इन लोगों की बात करूं? नहीं,
मैंने क्या प्रैक्टिस में अडॉप्ट किया, मैं वो दे रहा हूँ, आप फिर अपने हिसाब से कर लीजिए कि जिन लोगों को तो इस लिस्ट के मुताबिक मस्ट है उनको मैंने पहले रख लिया और बाकियों को भी मैंने कहा भाई अपना प्रोफाइल अपडेट कर दे। पूछो कि अगर किसी भी वजह से वट एवर रीजन अगर आप एटीएल की लिस्ट से बाहर हो जाते तो उसकी इंप्लीकेशन इतनी ज्यादा सीवियर है कि मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चाहे सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, मैं अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों के प्रोफाइल को अपडेट कर रहा हूँ। फीस आपने तय करनी है, वो जो आपने फ्री करना है, टोकन अमाउंट लेनी है, जो भी तय करना है, लेकिन आप कोशिश करें कि इनके अलावा, इन पांचों के अलावा जितने लोग हैं तमाम का प्रोफाइल अपडेट करें, ज्यादा बेहतर होगा ताकि फ्यूचर में किसी भी कॉम्प्लिकेशन या देखिए करना क्या भी एक फॉर्म है, चंद पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं, वो आपने कर देनी है, अभी बड़े इजी टाइम में काम हो जाएगा। और अगर एक बंदा एटीएल से बाहर हो गया उस वक्त सरचार्ज भी पड़ेगा, पेनल्टी भी अपनी जगह पे आएगी, एप्लीकेबल है या नहीं है वो अपनी जगह पे, वो लड़ाई तो चुभती रहेगी। सो लोगों ने मेरे साथ बहस भी की है, उन्होंने कहा जनाब जब लॉ ही नहीं कहता तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रोफाइल अपडेट करूं। मैंने कहा ठीक है, आप जिम्मेदारी ले लें। कल को अगर आप इस वजह से एटीएल से बाहर हुए, आपका प्रोफाइल अपडेट ईगल के रिक्वायर्ड नहीं भी है, तो जिम्मेदारी आप ले लो, पैसे को छोड़ो, आप पैसा आता जाता है, फिर वो सारी घबरा जाता है। भाई नो नो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, मशवरे हर कोई देता है, जिम्मेदारी नहीं उठाता। मैंने कहा भाई तुमने जो 2, 4, 5, 7 हज़ार मुझे देना है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, तुम अपने पास रखो, तुम प्रोफाइल की जिम्मेदारी खुद ले लो, खुद कर लो या खुद उठा लो जिम्मेदारी, मेरी जान छोड़ो। लेकिन मेरे पास मत आना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, तो बेहतर यह है कि अभी तो फॉर्म है, थोड़ा सा खर्चा होगा, करके फाइल करो, इसको निकालो यहां से इसको। ये था जी आपका पहला प्रोफाइल से रिलेटेड हिस्सा। क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके बाद में रिलेट करते हैं। दूसरा जो पार्ट है जी वो हमारा रिलेट करता है जो मेन मैंडेट ऑर्डिनेंस 2021 जो है उसके सिलसिले फाइल दूसरी खोलो। ये भी हो सकता है, ये भी आपकी चॉइस है। अगर आप यही चाहते हैं कि खोलो फाइल को वापस लाओ, ये भी ठीक है, आप अभी कर लें, मुझे कोई इशू नहीं, दोनों सोच रहे। उसमें मेरा क्वेश्चन है कह रहे कि एवरी पर्सन रजिस्टर्ड इन अंडर सेक्शन 181, तो उसमें तो सारे पर्सन नहीं मैं दिखाता हूँ, आप बैठे हुए इजी हो, खोलो वो शीट खोलो। इसमें जो वर्ड है ना, सारी लड़ाई उससे है। एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर, जो कर रहा है, तो जो कर चुका है वो इसमें शामिल नहीं है, अनलेस वो नीचे कहीं फॉल ना करे। सैलरीड वो पर्सन जिसकी एफटीआर में इनकम नहीं होगी या वो नीचे किसी में भी फॉल नहीं करेगा और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है, उसको अपडेट करने की इसके मुताबिक जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली दफा आ रहे हैं, फिर चाहे आप सैलरीड है, जो अप्लाई कर रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, लॉस है प्रॉफिट है, उसने कुछ नहीं लिखा, जो 181 का फॉर्म फाइल कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसकी इनकम है नहीं है, निल है, लॉस है, एफटीआर है, एनटीआर है, मिनिमम टैक्स है, एक्टिविटी शुरू नहीं की, उसको लाजमी है कि वो अपने प्रोफाइल को अपडेट करे। जी कोई और सवाल? सर एक आदमी है वो नए सिरे से अप्लाई कर रहा है 181 का, तो उसके पास तो बैंक अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि एनटीएन के बगैर तो अकाउंट नहीं खुलता। इन दैट केस देखिए दो चीजें मुख्तलिफ है। अगर आपको बैंक अकाउंट लाजमी नहीं है, इसके अंदर ये लाजमी नहीं है चीजें जो मैं ये जो चीजें हैं ये एप्लीकेबल होंगी तो आप देंगे, वेयर एप्लीकेबल, अगर है ही नहीं तो बात खत्म। जो नहीं है, मसलन एक बंदे का बैंक अकाउंट है ही नहीं, वो सैलरी बिलो टैक्सेबल लिमिट है उसकी, उसको कैश भी मिलता है, उसको क्या जरूरत है इस चीज में पढ़ने की? जहां लॉ एप्लीकेबल होगा तभी आप अंदर आएंगे, अदरवाइज परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर वही सजेशन आपको दूंगा, कोशिश करें नया हो या पुराना हो, आप प्रोफाइल अपडेट कर लें।
देखिए उसने कल को फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, इसका पर्पस भी ये प्रोफाइल अपडेट क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज सो? 181 आपके पास है ना, क्या जरूरत है आपको 90 चक्कर में डालने की? सिर्फ ये है कि लोगों का अपडेटेड जो रिकॉर्ड है वो नोटिस की कंप्लायंस करनी है, ऑर्डर भेजना है, कुछ भी करना, पेनल्टी लगानी है, उसको शो काज भेजना है, कुछ भी करना है तो पता तो भाई वही है कहाँ पे बदल। क्योंकि अक्सर लोग को आगे ये कहते नहीं हमारा तो एड्रेस ही वो नहीं है जिसमें इन्होंने भेजा, वो तो बदल गया होगा, तो क्या आपने उसको अपडेट करवाया था? ये भी एक सवाल है। मेरी जिम्मेदारी टैक्स पेयर की है कि अगर मैं ए जगह छोड़ के बी पे चला गया तो ये डिपार्टमेंट को हाथ थोड़ी आ जाएगा बंदा बी पे चला गया, वो तो आपको बताना पड़ेगा कि जनाब मैंने प्रेजेंस मेरे चेंज हो गए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस के, रेजिडेंस के, बिजनेस के जो आपने दिए हुए वहां पे, तो उसको अकॉर्डिंगली साथ साथ अमेंड करो, इसी बहाने वो भी आपका जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। मैं टैक्स पर सर इसमें सर क्वेश्चन जी, है, जी। इसमें सर जो पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं वो भी हमें सारे अपडेट देनी है और बिजनेस के बैंक अकाउंट की भी अपडेट देनी है। देखिए ऐसा कि डायरेक्टली तो उसने नहीं लिखा हो, इंडिविजुअल है कि लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डाल दें, हम कवर हो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, 2-3 है, 1-2 पर्सनल है, 1-2 बिजनेस के हैं, तो कोई मजाका नहीं है कि आप सारे डाल, लेकिन अगर लिस्ट बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है वो डिपेंड करता है जी कितने आप यूज करते हैं, तो फिलहाल तो इसमें पर्सनल या बिजनेस का कोई जिक्र नहीं मेरे है। साथ जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो भी सब कुछ यहाँ देने पड़ेंगे अगर बिजनेस के हैं या यार सब personal मोबाइल हैं। देखिए बैंक अकाउंट उसने ये तो नहीं लिखा ₹5 अकाउंट, ठीक बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट होता है, में हो जाएगा तो उसने लिखा हो ब्रैकेट में आगे कि ओनली ₹5 अकाउंट या नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉरेन करेंसी अकाउंट, ऐसी तो कोई चीज नहीं लिखी हुई है। और भी इसका अकाउंट एफिडेविट सर इसको सुनने में आया कि इस बजट में इसको खत्म करना चाह रहे हैं। सुनने में तो नाम में आईडी कार्ड की कॉपी नाम में स्लिप होगी और उसको फिल अप करके वो सर आने सर अंडरस्टूड है ना सर, देखिए अंडरस्टूड है, जब उसने कहा बैंक अकाउंट्स देयर इज नथिंग एक्सेप्शन गिवन इन दिस सेक्शन के सब सेक्शन में लिखा हो कि आपने खुद बताना है कि ये ₹5 है या डॉलर, वो पूरी डिटेल है। इसको ना अटैचमेंट हम एक और कर देते हैं, इसको सेक्शन 73 जो सेल टैक्स है उससे भी अटैच कर देते हैं। वहां प्रोफाइल में अगर आप अपना बैंक अकाउंट नहीं देंगे, इनपुट कैसे लेते हैं आप? आउटपुट भी नहीं मिलेगा। 73 आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं सेल टैक्स को भी बीच में ला रहा हूं। अगर आपके प्रोफाइल में ठीक है, वो सेल टैक्स का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, एटीएल इनकम टैक्स की लिस्ट अलग है और सेल टैक्स की अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स लॉ है। ये जरूरी नहीं कि एक बंदा इनकम टैक्स की एटीएल की लिस्ट में है तो सेल टैक्स में भी होगा, ये जरूरी नहीं है। सर में हमारा लिखा हुआ है यूटिलिटी कनेक्शन, इसका हमने इनको बताना है कि हम कौन सा लेक्सको एस्को फेस्को जो भी ऐसे ही है, ऐसे ही। इसमें सर एक क्वेश्चन मुझे बनता है कि अगर एक मार्केट है उसमें 5 टैक्स पेयर है और एक ही मीटर के ऊपर 5 लोग जो हैं वो फिर बिल की शेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन टैक्स कोई पता भी क्लेम नहीं करता क्योंकि टैक्स अगर आता भी है तो आप टैक्स भी प्रोपोर्शनल क्लेम कर लेना। Proportional। अगर आप सबका 1/5 है जी सर, तो सारे 1/5 कर लें। लेकिन सर अब एक बंदे ने अपडेट किया अपना वही यूटिलिटी बिल उसने अपडेट कर दिया, बाकी 4 को एक्सक्लूजन है या बाकी 4 को भी तो साथ अपडेट करना पड़ेगा? देखिए मेरे हिसाब से जितने पेयर है सब अपना शेयर डालेंगे ना, उसके अंदर शेयरिंग होनी चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल आएगा। आप हर एक को जितना जितना हिस्सा है उसको डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स के सर बिजनेस की कोई भी जो प्रीमिसेस है उसकी यूटिलिटी बिल या आप उसको मूव करते हैं हेड ऑफिस को कहीं, उसके मतलब फौरन आपने टैक्स प्रोफाइल पे आना है, उसको उससे मतलब आगे दोबारा आप अगर आप उसको अपडेशन चाहते हैं, अगर पहले आप रिपोर्ट कर चुके हैं तो बस ठीक है, ओरिजिनल काफी है। बट हर एक ने अपना अपना शेयर डालना है उसके अंदर। जो पेयर होते हैं, देखिए वैसे तो बिजली का ओनर तो वो होता है जो लैंडलॉर्ड होता है, आप गारंटी ले रहे क्योंकि पे आप कर रहे हैं। लो में कहा हुआ है सेल टैक्स और इनकम टैक्स में जो पेड करेगा बेसिकली क्रेडिट उसको जाएगा। हाँ जी जनाब, ये क्वेश्चन है। यूटिलिटी कनेक्शंस का जो वो फीड करना होता है उसमें प्रोफाइल में वो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ना वो जब
जो इसका प्रोसीजर बताया कि माइक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। जब वो यूटिलिटी कनेक्शन पे जाते हैं कई दफ़ा वो प्लस का साइन नहीं आता, तो ये करते जो रिप्रेजेंटेटिव वो कहते हैं जी आप इसको 181 में जाके इसको जाके उधर से फीड कर दें। ये चीज़ है। सेकंड इसमें यूटिलिटी कनेक्शन से क्या मुझसे सर पिक्चर अपलोड करनी है, उसका रेफरेंस नंबर ये इसका पड़ता है। देखिए बात ये है, जितनी चीजें आप इसके अंदर फीड करते हैं, अगर आप उसका एक रेफरेंस का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ दे देंगे तो सारी लड़ाई उधर ही खत्म हो जाएगी कि आपने बैंक अकाउंट कहाँ से लिया, ले जी पेज लगा दिया, यूटिलिटी कहाँ से लिया, पेज लगा दिया, रेंटल ब्रेकरेज कहाँ से लिए, रेंट एग्रीमेंट लगा दिया, तो वो लगा देंगे, स्कैन करके अटैच ही करना ना आपने। लेकिन वो उसको फीड करने के लिए फिर हमें 181 में जाना पड़ता है। ये दफ़ा अगर आपको उधर से सूरत मिलती है तो उधर से कर लें, कुछ चीजें उधर पड़ी हुई है, कुछ एक्चुअली तो दोनों देखा जाए, अब आप कंपैरिजन करें तो सेम ही है दोनों चीजें, कुछ जमीन आसमान का फर्क तो है कोई नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 181 आपके पास है तो इसकी क्या जरूरत है नया प्रोफाइल, आप 181 में क्या देते कि उसको अपग्रेड कर लें या उसको कर लें, जो भी कर लें, तो बात हो सकती थी। लेकिन उन्होंने एक नई चीज डाल दी है, ताकि हो सकता है सिस्टम में वो अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हो कि इनको अलग कर दें और उनको अलग कर दें। बहरहाल फिलहाल तो ऐसे ही है, और पिक्चर कोशिश करें कि हम तो अटैच करें, आप साथ अटैच करें, चाहे एक ही पेज ही करें, यूटिलिटी के सारे बिल लगाने की जरूरत नहीं है, आखिरी जो पेड बिल होगा वो लगा लें। इसी तरह बैंक अकाउंट जो आपका है लास्ट ट्रांजेक्शन वाला वो डाल दें, तो वो जल्दी से फेक अकाउंट देखिए, जब ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, इंफॉर्मेशन पक्की है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो फिर देने में क्या मजा आएगा बताइए, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको होनी चाहिए। जी जनाब, हाँ जी, फिर सेकंड अमेंडमेंट वाला शुरू करेंगे, अगर कोई और सवाल नहीं है क्यों सर शुरू करेंगे फिर सेकंड अमेंडमेंट को। अब लोग ये बोलिए ठीक हो। सबसे पहले इसकी इफेक्टिव डेट, वैसे इंटेंशन जब ये बना था तो ये इंटेंशन थी कि 1 जुलाई 2021 से ये अप्लाई होगा, लेकिन फॉर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसको 22 मार्च 2021 से अप्लाई किया गया, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसमें कुछ क्लॉजेस ऐसे भी हैं, कुछ एग्जम्पशन ऐसी भी हैं जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। ये मैं बताता चलूं, ये सारी की सारी 22 मार्च से एप्लीकेबल नहीं है, वो मैं आपको इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी तो कौन सी कब से एप्लीकेबल है। ये वो क्लॉजेज है, आखिरी जब आप इसका पढ़ेंगे ना क्लॉज जो सीरियल में इसका है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 30 जून 2021 को याद तो चीजें, तो एक्चुअली इसका मेन पर्पस क्या था, इनकम टैक्स की मेजर जो एग्जम्पशन थी ना, या तो वो खत्म हो गई, या उसको टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया है, या उसको अमेंड कर दिया है, या उसको सब्सिट्यूट किया है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, प्लस कुछ पेनल्टीज हैं जिनको रैशनलाइज किया गया है। इसी तरह कुछ टैक्स रिडक्शन थी जो लोगों को अवेलेबल थी, वो भी उन्होंने खत्म कर दी है। ये मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो सेकंड अमेंडमेंट है। अच्छा, ये जो सेक्शन है 65D और ये जो क्लॉजेज है 7 क्लॉजेज है, और नीचे क्लॉज एक और है पार्ट 2 का, इनको उन्होंने ये कहा है ये कंटिन्यू करेंगे वही बेनिफिट्स जो ऑलरेडी इनको 30 जून 21 तक दिए गए, यानी इनके लिए जो इफेक्टिव डेट होगी वो 1 जुलाई 2021 होगी। ये 30 जून 2021 तक कंटिन्यू करेंगे। ये टोटल है 20 पॉइंट्स है इनकम टैक्स के, जिसका चार्ट मैंने बना दिया, ठीक है। और आगे ना लिंक इसका मैंने साथ रेफर कर दिया है, तो 1 बाय 1 करके एक अमेंडमेंट सेल टैक्स की है और 20 अमेंडमेंट्स आपकी बनी है इनकम टैक्स की, जो मैंने लिस्ट बनाई। तो पहला अगर आप सीरियल 1 पे क्लिक करोगे, ये लिंक है जो साथ अटैच हो जाएगा, आप उसमें क्रॉस लिंक कर दिया। पहला क्या जी, बोर्ड
power withdrawn to specify any person as industrial undertaker. बोर्ड मीन एफबीआर की जो पावर है कि वो किसी इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का स्टेटस दे सकते हैं, वो पावर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। रेफरेंस नीचे आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर अलाउंस फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 90% था जी। ये रूरल और अंडर डेवलप्ड एरिया में अगर आप इंडस्ट्री लगाते थे तो 90% आपको पहले साल ही जो फर्स्ट ईयर अलाउंस दिया जाता था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया जी। दैट इज नो मोर अवेलेबल। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये है जो पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा, मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ। अगर एक चीज 22 मार्च 2021 को खत्म होती है तो 21 मार्च 2021 तक जो बेनिफिट था उसका क्या बनेगा? जब मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो क्या अब वो 21 मार्च तक का मुझे बेनिफिट मिलेगा या फिर 30 जून पे जो खत्म हो गया 22 मार्च को ही वो फाइल हो गया? इसमें लड़ाई पड़ेगी। आप सब्सटेंटिव जो अमेंडमेंट्स हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताता चाहूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट की थी कि मुझे 90% मिलेगा, अब आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा। ये कैसे हो गया जनाब? आपने मेरा लिस्टिमेट राइट मुझे साल के शुरू में कुछ और बताया और एंड होने से पहले आपने कुछ और ही कह दिया। ये लड़ाई अपनी जगह पे रहेगी। आपको याद होगा क्लॉज 61 है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, उसमें एक लिस्ट पड़ी हुई है कि अगर आप उनको पैसे देंगे तो वो स्टेट, जिसमें शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट का भी नाम है, एलडी फाउंडेशन वाले भी हैं, ठीक है, और भी उसमें नाम है, यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो अगर आप उनको डोनेशन देते थे तो स्टेट डिडक्शन आपको मिलती थी टोटल इनकम में से, आप माइनस करते थे। वो बेनिफिट हो गया नहीं खत्म। वो उन्होंने वो जो क्लॉज है उसको नीचे लिखा हुआ है वो खत्म करके उसकी जगह 13th शेड्यूल डाल दिया कि अगर आप उनको पैसे देंगे तो अब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो कि सेक्शन 61 के मुताबिक होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये 64C था बेनिफिट, उसको विड्रॉ कर दिया। इसी तरह एनलिस्टमेंट पे टैक्स क्रेडिट था 65C था, विड्रॉ हो गया है। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन को टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया। पहला जी आपका स्टार्टअप वाले हैं, दूसरा आपका 133 क्लॉज वाला एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वाले आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज, और तीसरा आपका है पर्सन एंगेजिंग कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स है जो सिंध में है जी, सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को। ये तीनों की एग्जम्पशंस खत्म करके इनको टैक्स क्रेडिट 100C वाले में लेते हैं और साथ रिक्वायरमेंट्स रख दी है वही वाली जो उनके लिए रिटर्न फाइल करें, टैक्स काटें, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करें पीसीडी टैक्स ईयर की, और सेल टैक्स की रिटर्न जो है वो भी आप फाइल करें। लेकिन नीचे साथ लिखा हुआ है इनको ऑडिट से छूट नहीं मिलेगी। ऑडिट अपनी 214C और 170 अपनी जगह पड़ेगा, यानी जिन्होंने 100C का क्रेडिट लेना है उनका भी ऑडिट हो सकेगा। ये जी टैक्स हॉलिडे फॉर ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इनकी एग्जम्पशन खत्म करके इनको 25% जो है वो क्रेडिट उन्होंने दिया जी, जो कि 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और साथ एलिजिबल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया कि वो आप नई जो होगी उसको इंस्टॉल एंड यूज करेंगे जो पहले भी था। और इसमें एक्सेप्शन क्या दी है, सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर एंड यूज्ड कैपिटल गुड्स को ये बेनिफिट अवेलेबल, यानी पुराना अगर एसेट आप लेते हैं तो वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा उसके अंदर, वो पहले भी था, आपको पता ही है। फिर उन्होंने डिफाइन कर दिया ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन है, और अदर देन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो ग्रीनफील्ड के अलावा वो कौन। पहला जी ये है जो गुड्स की शेप को चेंज कर दे और शिप बिल्डिंग वाले।
आपको पता है रिकॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, दोबारा से आप एओपी कन्वर्ट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, कंपनी को एओपी में, सोल पार्टनरशिप को एओपी में, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वालों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता, वो पहले से ही है। ये वही 100% टैक्स क्रेडिट वाला, इन्होंने एक लिस्ट तक बना दी है कि किन किन लोगों को पहला कॉलम देखिए, पर्सन एलिजिबल टू क्लेम टैक्स क्रेडिट, दूसरा इनकम एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, किस किस इनकम पे, और तीसरा कंडीशंस टू क्लेम टैक्स क्रेडिट। ये तमाम रूल्स और सेक्शंस को मर्ज करके ना उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बना दी है, जिसमें पहले आपके पास टेबल 2 ऑफ क्लॉज 66 है, उसमें लिस्ट उन्होंने बना दी है। फिर ट्रस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, वो सारी लिस्ट इसके अंदर है। फिर एक सिर्फ सिंपल ट्रस्ट है, वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, एनपीओ है, वेलफेयर सोसाइटी है, वक्फ रजिस्टर्ड है, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन है, रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल एनजीओ है। ये वो कैटेगरीज है जे तक जिनको 100C का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब इनकम कौन सी, अगर आपको याद हो तो 58, 59, 60 क्लॉजेज होते थे सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में, तो वही वाली लिस्ट है। डोनेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, हाउस प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट ऑन डेथ है, या बिजनेस अगर आप पाकिस्तान के अंदर करेंगे, और कंडीशंस क्या है वो आपको पहले पता, रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स काटना है, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, जहां से टैक्स रिटर्न है वो करना है, वो सरप्लस फंड्स ना है वरना 10% टैक्स लग जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे लिमिट है, वो सारा अपनी जगह पे जो 100C में दिया हुआ है वो उसी तरह इंटैक्ट है। ये 152 में एक सिर्फ इसको बेहतर करने के लिए उन्होंने चेंज किए वर्ड्स, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी टैक्सेबिलिटी उसी तरह ही। पेनल्टीज इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा है कुछ रिलीफ को लोगों को दे गए। पहला क्या है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए तक होगी, ये 114 सेक्शन है आपको पता है, करंट पेनल्टी 0.1% और उसी तरह, लेकिन उसमें साथ जो न्यू पेनल्टी उन्होंने 8 लाख तक वाले की रख दी है, वो क्या कर दिया कि मिनिमम पेनल्टी 5000 रुपए है, और अगर आप अपनी रिटर्न जो लेट फाइल कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, ड्यू डेट के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो पेनल्टी प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगी। यानी क्या है, 75% रिड्यूस्ड बाय है, यानी अगर मैं 1 महीने में करूंगा 75% पेनल्टी कम हो जाएगी, 2 महीने में करूंगा 50%, और 3 में तो फिर 25%, यानी आप लेट करते जाएंगे पेनल्टी बढ़ती जाएगी। दूसरा है कि आपका, अगर आपने टैक्स ये बड़ा लगा था जी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट लोग लेट फाइल कर रहे हैं, समझ जी टैक्स पूरा जमा करा दिया मैंने, तो कागज ही नहीं जमा कराया, तो अब क्या मुझे आप तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको रैशनलाइज कर दिया है कि आपका 2500 रुपए पर डे निकाल के उन्होंने मिनिमम पेनल्टी सिर्फ 10,000 रख दी। अगर आपने टैक्स जमा कराया हुआ है, विथहोल्ड किया हुआ है, जमा हुआ है, और आप विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सिर्फ लेट फाइल कर रहे हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि आप पे मिनिमम पेनल्टी क्या होगी, सिर्फ 10,000। वो 2500 रुपए पर डे का कॉन्सेप्ट खत्म। लेकिन जहां टैक्स जमा हुआ होगा वहां पे, अदरवाइज वही वाला 2500 रुपए वाला वापस आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन एरोनियस है, रिपीट करते हैं, तो सारा कुछ वही है, सिर्फ वो कहता है कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि अनमूवेबल पोजीशन आपकी हो, अगर आपके पास ये हो, तो कोई भी पेनल्टी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। ये येलो से पैरा ऐड हुआ है, पेनल्टी की अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, वो उधर ही है। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि जनाब ये मेरे पास आर्गुएबल पॉइंट्स हैं, तो मुझे पेनल्टी, क्योंकि पेनल्टी आपको पता है उसका पर्पस पैसे इकट्ठे करना नहीं होता, ये डिटररेंट के तौर पे होती है, लोगों पे चेक एंड बैलेंस के लिए होती है, ताकि लोग कंप्लायंस करें। पैसा इकट्ठा करना मकसद नहीं होता, पैसे के लिए टैक्सेस है ना जो लगे हुए। अगर आप फाल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें जो 100% पेनल्टी थी उसको रिड्यूस करके उन्होंने 50% कर दिया, रिलीफ दे दिया उन्होंने। आगे फिर आप जाएंगे, कमिश्नर या ऑफिसर जो उनको अपॉइंट किया हो आपके प्रेमिसेस पे, फिर 100% को कम करके उन्होंने आगे, मैंने इसलिए येलो कर दिया कि अमेंडमेंट सिर्फ आपको नजर आए। अच्छा, ये जो छठी पेनल्टी है जी, अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं या पे नहीं करते या लेट पे करते हैं,
तो ये जो डिवीजन है सिर्फ इसको उन्होंने बदला, बाकी सारा अपनी जगह पे है। ये 181 सी और डी की पेनल्टी नहीं थी, उसको 5000 पे डाल दिया उन्होंने। वो आपको पता है आपने डिस्प्ले करना होता है एंटी। और आपको याद होगा 227 सी था, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और मूवेबल इमूवेबल में लिमिटेशन लगी हुई थी। तो वो चूंकि सेक्शन ही खत्म हो गया, तो अकॉर्डिंगली उसकी जो पेनल्टी है ना उसको भी उन्होंने साथ उसके खत्म कर दिया, क्योंकि अब नॉन कंप्लायंस उसकी हो नहीं सकता। रिफाइनरी के भी जी उन्होंने इंसेंटिव दिया है, 20 साल का इंसेंटिव है। 31 दिसंबर 2021 से पहले आप अप्रूव करवाएंगे फेडरल गवर्नमेंट से। 1 लाख बैरल डीप कन्वर्जन फैमिली पार डे करेगी एटलीस्ट। एग्जिस्टिंग को भी ये बेनिफिट अवेलेबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप इन राइटिंग में फेडरल गवर्नमेंट को लिख के देंगे कि मुझे इस क्लॉज 126B पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में मेरी रिफाइनरी को ये बेनिफिट दिया है। ये आपको पता होगा जी, बड़ा फेमस है, आपने देखा सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है रिड्यूस रेट था उसके लिए। उन्होंने लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन के डीलर्स, रिटेलर्स और एजेंट्स को भी वही बेनिफिट दिया है जो दूसरों को अवेलेबल था, और वो क्या था 0.25% जो था रिड्यूस रेट था। ये इसकी एक्सपायरी हो रही थी, तो जो लो कॉस्टिंग आपको पता है हाउसिंग प्रोजेक्ट थे 50% में उसमें टैक्स माफ किया था, तो उसकी डेट को सिर्फ एक्सटेंड करके 30 जून 2024 किया। ये लिस्ट 36 डिफरेंट आइटम, सबसे ज्यादा मुझे मेहनत इसके ऊपर करनी पड़ी। इस सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में 36 डिफरेंट एग्जम्पशंस हैं जो कि उन्होंने विड्रॉ कर दी। अब हेडिंग आप देखते जाएंगे, क्लॉज आपके सामने होगा। 57(1)(3 जो है इनकम ऑफ शेख सुल्तान ट्रस्ट, ये सारी जो एग्जम्पशन मैं आपको देने जा रहा हूं ये सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 की है, जो एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम आपको देता है। अब इसमें 3-4 चीजें आपको नजर आएंगी, डोनेशन, प्रॉफिट ऑन डेट, बिजनेस इनकम। ये 3-4 चीजें जो मुख्तलिफ क्लॉजेज में जो छूट दी गई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली है 22 मार्च 2021 से, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। डोनेशन टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म क्लॉज आपके सामने है 64 है। पंजाब रिलीफ फंड फॉर इंटरनली डिसेबल्ड पर्संस, फ्लड रिलीफ फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ फ्लड 2010, डोनेशन टू रिसर्च एंड इस्लामिक हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इस्तांबुल, सेकंड इंटरनेशनल सुकूक, द थर्ड इंटरनेशनल सुकूक सर्टिफिकेट्स होते थे, इंटरेस्ट ऑन इनकम ऑफ हक्को, interest on foreign loans, any profit on debt derived by any person, income of textbook boards, income of sports boards, sale of movable property, immovable property to real estate, REITs को कहते हैं, real investment trust है, income of mudarras, profit on joint venture company and fund, distribution of REIT, NIT, collective investment scheme or venture capital out of capital gains, dividend income by a company, डिविडेंड फ्रॉम पाक मीडिया होल्डिंग, करते करते ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो छूट थी वो भी गई, रिफाइनरी सेटअप, प्रॉफिट ऑन गेन रिफाइनरी वाला, प्रॉफिट ऑन गेन ड्राइव बाय कंपनी फॉर्म फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेटेड के प्रॉफिट ऑन गेन्स, प्रॉफिट ऑन गेन्स ग्रीन फील्ड वाले को भी बताए भी थे। ये फॉरेन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी, कमीशन एंड फी, ये बड़ा फेमस था, ये भी 131। एंड करते करते आप 32, 141, 146, 147, ये 36 डिफरेंट क्लॉजेज हैं जी सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 के, जिनके अंदर जो एग्जम्पशन थी वो खत्म हो गई। इसी के अंदर आप पार्ट 1 में ये वो है जो अमेंडेड है, इनको अमेंड किया गया, वो क्लॉजेज वो थे जो डिलीट हो गए, ये क्लॉजेज वो है जो अमेंड हुए। पहले क्या जी एक लाइन और उन्होंने ऐड कर दी, इस्लामिक नया पाकिस्तान है, इनकम ऑफ सर्टेन चैरिटेबल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, 75 में उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि ये अब कंडीशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स पे एग्जम्पशन लेनी है, तो आपको फॉरेन एजेंसीज पे ये कंडीशन, ये क्लॉज 75 है जो रिप्लेस हुआ है। और ये वाला जो है इसमें
फर्दर लिमिटेशन इम्पोज उन्होंने कर दी है कि एक और क्लॉज, एक और प्रोविजो ऐड करके कि ये 30 जून 2021 तक जो होगा आफ्टर उसके अंदर भी ये अवेलेबल होगा। फिर ये वो सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 के अंदर जो बेनिफिट थे रिड्यूस रेट के जो कि विड्रॉ है, वो क्या थी? पहला लेटिंग और पेट्रोलियम पाइपलाइन है, जो पहले रिड्यूस रेट कवर्ड थे वो नॉर्मल रेट्स में चला गया। इनकम ऑफ सर्विस रेंडर आउटसाइड पाकिस्तान या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड पाकिस्तान पहले 50% से रेट थे, वापस वो नॉर्मल रेट आ गए वापस। 3B था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4% था, नॉर्मल रेट में चला गया। कैपिटल गेन्स में 10% था, उसको 37A में डाल दिया उन्होंने, वो आपको पता है सिक्योरिटी से रिलेटेड है 37 से। और उसके स्लैब अपने पहले साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल, 4 साल के बाद 0% या इस तरह चल रहा है। मुदारबा को जी 25% था, नॉर्मल में चला गया। अगर आप स्पेसिफाइड कंडीशन मेट करते थे कंपनी के लिए 27% था, नॉर्मल रेट में चला गया। ये चाइनीज कंपनी थी जी, इस पे गाड़ियां अगर वो लेते थे 6% था, उसको फ्लैट करके उन्होंने 7% कर दिया है। फिर इंपोर्ट ऑफ हाइब्रिड कार्स है, वो आपको पता है पहले से ही 12 शेड्यूल अवेलेबल है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर जाके जो भी पार्ट एप्लीकेबल हो। और इसका आखिरी है जी विड्रॉल एक्सचेंज कंपनी को था कि अगर 0.15 था, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप ATL में होंगे तो 0 होगा, नॉन ATL हुए तो 0.6 जो स्टैंडर्ड रेट है वो वापस आ जाएगा। ये रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी थी जो कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन फिल्म मेकर्स और कंपनीज गेटिंग इनकम फ्रॉम फिल्म मेकर्स था। ये रिडक्शन उन्होंने खत्म कर दी है, यानी ये नॉर्मल टैक्सेशन में जाएगा। और ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लॉस के लिए ये था कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, वो खत्म हो गया, अब वो वापस 6 साल के ऊपर चला जाएगा। डेप्रिसिएशन फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर, बेसिकली अंडरग्राउंड जो ऑयल एंड रिफाइनरी ये वाले थे, गैस वाले, 100% इनको डेप्रिसिएशन दी जाती थी, उसको खत्म करके उन्होंने कहा जी अब नहीं, अब 20% जो ऑफशोर का होगा वही रेट आपको मिलेगा। फिफ्थ शेड्यूल जी, इसमें 10% बेनिफिट मिलता था कैपिटल एम्प्लॉयड पे, वो बेनिफिट उन्होंने इनके लिए विड्रॉ कर दिए। 13 शेड्यूल आपको पता है 61 सेक्शन में जब बढ़ेंगे 62 नई हेडिंग्स वहां ऐड की गई है 13वें शेड्यूल के अंदर कि अगर आप इनको पैसे देंगे तो डोनेशन देंगे तो आप क्या लेंगे, इसका टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल टैक्स का एक ही पॉइंट है कि उन्होंने 6 शेड्यूल टेबल 1 के अंदर अगर इंपोर्ट ऑफ ऑटो डिसेबल सिरिंजेस है 30 से 2021 तक छूट है। और दूसरा क्या है कि अगर इंपोर्ट करेंगे मटेरियल्स की मैन्युफैक्चर के लिए तो वो भी आपको 6 शेड्यूल में एग्जेम्प्ट जो है वो सेल टैक्स से हो जाएगा। तो ये अमेंडमेंट थी जी टोटल आपकी जो पहले था प्रोफाइल वाला, फिर 20 मैंने आपके साथ शेयर की इसकी इनकम टैक्स की, और एक आपके साथ मैंने शेयर किया सेल टैक्स। अब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो मेरे साथ कर सकते हैं। कुछ कोई रिलेटेड शीट चाहिए, मटीरियल आपको मिल जाएगा, ये सारा आप लोगों के लिए, इसकी सॉफ्ट मटीरियल आप मुझसे ले लीजिएगा। प्लस मैंने बुक्स काफ़ी लोगों को पहुंचा दी है, अगर बुक्स सॉफ्ट आपको नहीं मिली तो पेपर पे मुझे अपना ईमेल लिख दीजिएगा, तो आपको किताबें और मटीरियल सारा आप तक पहुंच जाएगा। बाकी आपका अगर वो क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ, इससे पहले कि हम इसको क्लोज कर दें। ओके है जी सर, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अगर बाद में हो तो कोई नहीं, नंबर आपके पास है, क्वेश्चन है बाद में भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।